मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम गद्य की विधाओं में रेखा चित्र विधा है उसका अध्ययन करेंगे। तो रेखा चित्र विधा का जो नामकरण हुआ है उसके बारे में जब हम देखते हैं तो रेखा चित्र के नामकरण का आधार चित्रकला है, क्योंकि चित्रकला में रेखाओं के द्वारा खाका खींचा जाता है जिसे स्केच कहा जाता है। खाका वह बाहरी ढांचा होता है जिसमें रंग, रूप, विस्तार आदि तो नहीं रहते हैं, किंतु चित्रित वस्तु का जो आकार प्रकार है और जो सामान्य स्थिति है उसकी, वह स्पष्ट होती जाती है। साहित्य में जब कम से कम शब्दों में और कलात्मक विधि से किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी दृश्य का अंकन किया जाता है तो चित्रकला के वजन पर इसका नाम अंग्रेजी में तो स्केच और लाइफ स्केच पड़ा, किन और पश्चिमी प्रभाव से, क्योंकि यह विधा स्केच के रूप में पश्चिम में शुरू हुई थी, तो उस प्रभाव के कारण हिंदी में जब यह आई तो इस विधा का नामकरण रेखा चित्र नाम से हुआ। जब रेखा चित्र के स्वरूप और परिभाषा के बारे में विचार करते हैं तो रेखा चित्र एक ही वस्तु, व्यक्ति और विषय से संबंधित होता है। इसमें अनेक विषय नहीं होते हैं और ना ही अनेक व्यक्ति होते हैं। किसी एक वस्तु को, एक व्यक्ति को, एक दृश्य को लेकर के ही और शब्दों के द्वारा उसका चित्रण किया जाता है। रेखा चित्र में जो सबसे बड़ी बात होती है वह संक्षेप और तीव्रता की होती है। रेखा चित्र में विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें जो दो छोर होते हैं, एक तो लेखक होता है और दूसरा पाठक होता है। लेखक जब रेखा चित्र खींचता है या रेखा चित्र लिखता है और पाठक उस रेखा चित्र को पढ़ता है, तो लेखक जिस प्रकार चित्र खींचता है किसी व्यक्ति, वस्तु का, तो पाठक भी उसी के अनुरूप उस वस्तु और व्यक्ति का भाव ग्रहण करता है। तो ये दो स्थितियां होती हैं कि जैसा लेखक चित्र बना रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु का शब्दों के माध्यम से, वही ग्रहण कर रहा है पाठक। तो इस प्रकार रेखा चित्र का जो स्वरूप है वो इस तरह का होता है। अब जब परिभाषाओं के बारे में हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य कोश में रेखा चित्र की परिभाषा दी गई है कि रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या घटना का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। तो सजीवता इसमें होनी चाहिए, रेखा चित्र में निर्जीव नहीं लगना चाहिए। दूसरा, भावपूर्णता भी होनी चाहिए। उस रेखा चित्र को पढ़ करके पाठक के हृदय में भाव जागृत हों, जैसे भाव लेखक ने अनुभूत करके उस रेखा चित्र में स्पष्ट किए हैं या पिरोए हैं। मर्म को स्पर्श करने वाली भी होनी चाहिए, अर्थात हृदय स्पर्शी जो शब्द चित्र होते हैं, रेखा चित्र होते हैं, वही श्रेष्ठ रेखा चित्र माने जाते हैं। अगर किसी रेखा चित्र को लिखा जा रहा है और पाठक के मर्म को स्पर्श नहीं कर रहा है तो वह रेखा चित्र नहीं माना जाएगा। रेखा चित्र के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि रेखा चित्र में दो डायमेंशंस होते हैं, एक लेखक और उसके एकात्मक विषय के बीच की संबंध रेखा। तो एक तो जो विषय लेखक ग्रहण करना चाहता है, रेखा चित्रकार ने ग्रहण किया है, उस एक विषय की स्थिति लेखक के मन में होती है और उस लेखक में और स्थिति में जो उसका विषय है उसके बारे में एक संबंध होता है। उस संबंध का डायमेंशन होता है एक तो, और दूसरा होता है यह संबद्ध रूप और पाठक के बीच की संयोजक रेखा, कि जिस विषय को लेकर के रेखा चित्र लिख रहा है रेखा चित्रकार, उस विषय को लेकर के पाठक उस रेखा चित्र को पढ़ रहा है। तो लेखक का दोहरा
कार्य होता है यहाँ पर, एक तो विषय को, जो एकात्मक विषय है उसका, जो उसने अनुभव किया है या जिसके बारे में वह चित्र खींच रहा है, शब्द चित्र बना रहा है, उसकी अनुभूति, और दूसरी तरफ पाठक कि वह उस रेखाओं, उस व्यक्ति के चरित्र को, उस घटना को किस प्रकार से और पाठक के मन में समायोजित कर सकता है, पाठक से उस घटना को जोड़ सकता है। तो रचनाकार के या रेखा चित्रकार के दो डायमेंशंस होते हैं, यह नगेंद्र जी मानते हैं। रेखा चित्र का विषय निश्चय ही एकात्मक होता है, उसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु उद्दिष्ट रहती है। किसी वस्तु को लेकर के, उसमें अनेक वस्तुएं नहीं होती हैं, अनेक व्यक्ति नहीं होते हैं, केवल एक व्यक्ति के, एक वस्तु के ही गुण स्वरूप, उनका ही चित्रण किया जाता है। डॉक्टर राम प्रकाश हैं, इन्होंने भी अपनी पुस्तक समीक्षा सिद्धांत में लिखा है कि एकात्मक विषय विशेष को गिने चुने शब्दों में सजीव रेखाओं के समान सरस मार्मिक शैली में चित्रित कर देना रेखा चित्र है। तो एकात्मक विषय विशेष, तो विषय इसमें भी इन्होंने एक ही माना है, अनेक विषयों को लेकर के रेखा चित्र नहीं खींचे जा सकते हैं, और गिने चुने शब्द होते हैं, तो इसमें आकार की भी लघुता स्पष्ट होती है। रेखा चित्र में बहुत लंबा चौड़ा या आख्यान टाइप का नहीं होता है रेखा चित्र, सजीव रेखाएं होती हैं। तो रेखा शब्दों के द्वारा जो रेखाएं बनाई जाती हैं उनमें सजीवता भी होती है। पाठक उनको देख करके, उन शब्द चित्रों को पढ़ करके और एक अनुभव करता है कि हम सजीव व्यक्ति से मिल रहे हैं या सजीव होकर के घटना को देख रहे हैं। और तीसरा इन्होंने सरस मार्मिक शैली, तो मार्मिक शैली का आशय भी यही है कि भावपूर्ण शैली होनी चाहिए रेखा चित्र में। अगर शैली भावपूर्ण नहीं है तो वह पाठक के हृदय तल तक नहीं पहुंच पाएगी, और जो प्रभाव छोड़ना चाहता है रेखा चित्र, वह अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। अब हम देखते हैं कि रेखा चित्र के विषय कौन कौन से हो सकते हैं। तो इनमें जड़ प्रकृति है, वह रेखा चित्र का विषय हो सकती है। नदी, पर्वत, पेड़, फूल, ओस की नन्ही बूंदें, खुला रेगिस्तान अथवा खुला आसमान या प्रकृति का कोई भी दृश्य जो लेखक की भावनाओं को उद्बुद्ध कर सके, रेखा चित्र का विषय हो सकता है। तो जड़ प्रकृति है, उस जड़ प्रकृति से रेखा चित्रकार कहाँ तक संवेदित हुआ है, कैसे वह अपनी सर्जना में उन वस्तुओं को ला सकता है, उस प्रकृति को ला सकता है जिससे वह संवेदित हुआ है। तो जड़ प्रकृति का कोई भी दृश्य या कोई भी वस्तु और रेखा चित्र का विषय बन सकती है। दूसरा, चेतन प्रकृति होती है। तो मानवेतर प्राणी वर्ग के जो पशु पक्षी होते हैं, अर्थात मानव को छोड़ करके अन्य जो पशु पक्षी अपने संपूर्ण हाव भाव, व्यवहार, ध्वनि, रूप और रंगों सहित रेखा चित्र के सीमित वृत्त में बांधे और खींचे जा सकते हैं। अर्थात उनके लिए भी हम रेखा चित्र का विषय बना सकते हैं। ध्वनि आ रही हैं किसी जानवर की, किसी का गुण आ रहा है, किसी की चाल आ रही है, लेकिन वह जड़ में केवल रेंगने वाले जीव, पशु पक्षी, इस प्रकार के जो हैं प्राणी, जो मानव के अलावा, वह इस रेखा चित्र के विषय हो सकते हैं। इन पर भी रेखा चित्र लिखे जा सकते हैं। तीसरा जो विषय है इसका मानव है। तो मानव को लेकर के तो रेखा चित्र खींचते ही हैं, अर्थात उनको लेकर के भी रेखा चित्र खींचे जाते हैं। शब्द रेखा के माध्यम से मानव जीवन के किसी एकांतिक पक्ष का अंकन रेखा चित्र का उत्तम विषय हो सकता है। किसी मानव में कोई विशेष गुण है और उस विशेष गुण को आधार बना करके कोई भी रेखा चित्रकार या लेखक शब्दों के माध्यम से उसका चित्र खींच सकता है और रेखा चित्र का विषय बना सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति और मानव, ये तीनों ही
रेखा चित्र के विषय बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेखा चित्र में तत्व कौन कौन से होने चाहिए। तो रेखा चित्र जो श्रेष्ठ माना जाएगा, उनमें अगर ये तत्व होंगे तो वह अच्छा रेखा चित्र ही माना जाएगा। तो सबसे पहले विषय की एकात्मता है, यह तत्व रेखा चित्र में होना चाहिए। तो एकात्मता के बारे में हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र का विषय नियंत्रित, केंद्रित और एकान्वित होना चाहिए। ये नहीं कि हम विषय को ले लें और उसका विस्तार करते चले जाएं। एक केंद्रीयकरण की स्थिति भी होती है कि उसमें केंद्रीयता भी होनी चाहिए कि एक बिंदु को लेकर के ही रेखा चित्रकार उसका अंकन करे, और एकान्विति होनी चाहिए। एक ही चीज़ है, उसको ही अन्वित या पहुंचाया जाना चाहिए पाठक के पास अपने शब्द चित्रों के माध्यम से। संक्षिप्त अंकन में ही संपूर्ण प्रभाव संप्रेषण हो सके। अंकन भी जो है शब्दों के द्वारा वह संक्षिप्त होना चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव है वह पाठक पर सीधा पड़ सके। दूसरा इसका तत्व है अंतर्मुखी चारित्रिक वैशिष्ट्य। आहार्य छवि द्वारा, संक्षिप्त संकेत मात्र द्वारा उसकी चरित्रगत विशेषता, गुण अथवा दोष का गहरा प्रभाव संप्रेषित करना, यह भी तत्व होता है रेखा चित्र का कि ऊपर का जो बाह्य व्यक्तित्व है या बाह्य स्थूल आकार है, वह आकार तो चित्रित होना ही चाहिए, साथ ही उसकी गहराई है, उसका अंतरतम है, उसको व्यक्त होना भी आवश्यक होता है श्रेष्ठ रेखा चित्र में। अतः उसका भी अंकन होना चाहिए। अगला तत्व है संवेदनशीलता। रेखा चित्र के पास कथा, घटना, संवाद आदि के विभिन्न साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। सीमित परिवेश, विषय और अभिव्यक्ति के रूप में संवेदनशीलता प्रभावित करने की गहरी क्षमता ही वह तत्व है जो रेखा चित्र को संवेद्य और स्वीकार्य बनाता है। तो ना तो कथा होती है, ना अधिक चरित्र होते हैं, और ना ही रेखा चित्रकार के पास संवाद होते हैं। उसकी शैली में संवादों की भी आवश्यकता नहीं होती है। परिवेश या विषय वस्तु भी सीमित होती है रेखा चित्रकार के पास, और अभिव्यक्ति के रूप में संवेदनशीलता होनी चाहिए। जितना अधिक संवेदनशील होगा रेखा चित्रकार, उतना ही प्रभावी रेखा चित्र उसके द्वारा खींचा जाएगा। और प्रभावित करने की शैली में पाठक को प्रभावित करने की क्षमता गहरी होगी, वही रेखा चित्र अधिक सफल और श्रेष्ठ माना जा सकता है। जो संवेदना जगा सके पाठक के मन में, और पाठक के मन में संवेदना तभी जगेगी जब स्वयं रेखा चित्रकार ने अति तीव्रता के साथ में किसी वस्तु या जो विषय उसने चुना है, उस विषय के प्रति गहरी संवेदना के साथ में ग्रहण किया है। अगला तत्व संक्षेपण है। तो रेखा चित्र संक्षेप में ही होना चाहिए, इतना नहीं कि रेखा चित्र का विस्तार अत्यधिक हो, क्योंकि चित्र होता है और चित्र में विस्तार नहीं होता है। उसके जैसे व्यक्ति के संपूर्ण अंगों को एक आनुपातिक दृष्टि से और बनाया जाता है किसी चित्र में चित्रकला के माध्यम से, उसी प्रकार से शब्द चित्रों के द्वारा जो विषय है रेखा चित्र का, उस विषय को एक आनुपातिक दृष्टि से ही विस्तार दिया जाता है, ताकि वह हंसी लायक या ऐसी नहीं लगे कि ये अलग से पैदा की गई है। कम से कम शब्दों में और गंभीर प्रभाव क्षमता रेखा चित्र की विशेषता होती है, और अनिवार्यता भी यही होती है किसी रेखा चित्र की। रेखा चित्र का अगला तत्व विश्वसनीयता है। चरित्र की ज्ञात और विख्यात विशेषताओं में से जिस एक या किन्हीं अंकन करने में लेखक प्रवृत्त होता है, वे औचित्य और प्रामाणिकता के गुणों से युक्त होनी चाहिए। हल्का सा भी संदेह विश्वसनीयता के लिए घातक है। तो औचित्यपूर्ण या जो घटना का चित्रण किया जा रहा है, व्यक्ति का चित्रण किया जा रहा है, वह औचित्यपूर्ण होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल्पना के आधार पर या कल्पना
से परे जो यथार्थ में वस्तु नहीं है और उसके बारे में हम शब्द चित्र बनाएं, रेखा चित्र बनाएं। इस प्रकार से विश्वसनीयता का गुण भी रेखा चित्र में होना चाहिए। पाठक पढ़ करके और विश्वास करे कि हाँ, यह व्यक्ति या यह वस्तु है वो बहुत ही अच्छी है और यथार्थ में इसका स्वरूप इस जगत में है। अगला तत्व कलात्मकता है। रेखा चित्रकार को अपने विषय की आकृति के उद्घाटन हेतु शब्द चयन में पर्याप्त कौशल का निर्वाह करना चाहिए। लेखक साहित्यिक उपादानों में बिंबों का, अलंकारों का, अप्रस्तुत विधान आदि का सहारा ले सकता है। स्थूल स्थितियों को वह जनजीवन में प्रचलित मुहावरों और प्रतीकों आदि के माध्यम से अधिक व्यंजक बना सकता है। तो साहित्य के जो उपादान हैं, क्योंकि रेखा चित्र भी साहित्य की विधा है, कोई इतिहास की घटना का अंकन या चित्रण नहीं है, लेखन नहीं है। तो साहित्य के जो उपादान होते हैं उनकी आवश्यकता भी रेखा चित्रकार को होती है, जो अधिक रेखा चित्र को अधिक संवेद्य और प्रभावशाली बनाती है। रेखा चित्र के जो प्रकार हैं उनके बारे में, कितने प्रकार के रेखा चित्र हो सकते हैं, इसके बारे में हम जब देखते हैं तो एक तो वर्णनात्मक रेखा चित्र माने जाते हैं। वर्णन की प्रधानता होने के कारण यह कम व्यंजक और कम प्रभावपूर्ण वर्ग के हैं। इसमें सूचना का तत्व अधिक और संवेदना का तत्व कम होता है। जो वर्णनात्मक रेखा चित्र होते हैं ये सूचना देने वाले होते हैं, तो ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं समझे जाते हैं। दूसरे जो रेखा चित्र होते हैं वो संस्मरणात्मक होते हैं। ये रेखा चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय रूप है और संस्मरण में लेखक की निजी भावुकता का तत्व भी बहुत सघन और मार्मिक होता है, इसलिए यह बहुत संवेद्य, रोचक और प्रभावपूर्ण माने जाते हैं। जो संस्मरण हैं, संस्मरण शैली में जब रेखा चित्र लिखे जाते हैं तो पाठक सीधा सीधा, या लेखक है जो सीधा सीधा इससे जुड़ा हुआ रहता है घटनाओं को व्यक्त करने में, तो उसी प्रकार से पाठक भी इन घटनाओं के साथ में या लेखक के साथ में जुड़ जाता है और अधिक प्रभावित होता है उस संस्मरण रूपी रेखा चित्र से, या संस्मरण शैली में लिखा गया रेखा चित्र है उससे। चरित्र प्रधान रेखा चित्र होते हैं अगले। तो इसमें लेखक की संवेदना तो होती है, पर इस वर्ग में व्यक्ति की चरित्रगत विशिष्टता प्रधान हो जाती है। शब्द चित्रों द्वारा उसी वैयक्तिक विशिष्टता को उद्घाटित करके प्रभाव पैदा करने का प्रयास होता है। तो चरित्र प्रधान जो रेखा चित्र होते हैं उनमें जिस चरित्र को लेकर के रेखा चित्र लिखा जा रहा है उसकी चरित्रगत विशिष्टताएं हैं वह विशिष्ट होती हैं, और शैली इसमें रेखा चित्रकार की होती है। श्रेष्ठ शैली में उसके चरित्र को अंकन करने की कला में यदि माहिर है तो अच्छा रेखा चित्र बनता है। चरित्र प्रधान जो रेखा चित्र होता है वह है। अगला मनोवैज्ञानिक होते हैं रेखा चित्र। इस वर्ग के रेखा चित्र भी चरित्र प्रधान होते हैं और यहाँ शब्द चित्रों द्वारा उसका बाह्य अंकन न होकर उसकी मानसिक उलझनों, ग्रंथियों और द्वंद्वों के उद्घाटन का वरीयता से प्रयास किया जाता है। चरित्र तो इसमें भी उद्घाटित होता है जिस विषय को लेकर के हम रेखा चित्र बना रहे हैं, या रेखा चित्रकार ने जो विषय ग्रहण किया है, जो व्यक्ति ग्रहण किया है उसके चरित्र को, लेकिन उसमें चरित्र का इतना अंकन नहीं होता है जितने उसके मन की भावनाओं का, मन की ग्रंथियों का, उसके अंतर्द्वंद हैं मन में, उन अंतर्द्वंदों का चित्रण किया जाता है। अगला जो रूप है इसका वह व्यंग्यात्मक है। तो किसी स्थिति, परिस्थिति, घटना, परंपरा पर कटाक्ष के रूप में जो शब्द चित्र खींचे जाते हैं वे व्यंग्यात्मक रेखा चित्र माने जाते हैं। आज की जो सामाजिक स्थिति है और जनतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें समाज की कुरीतियों, दुर्बलताओं, नीचताओं और षड्यंत्रों आदि पर व्यंग कटाक्ष अथवा प्रहार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो व्यंग विधा भी है जो रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट की जाती है, या व्यंग को रेखा चित्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। पत्र पत्रिकाओं में इस प्रकार के रेखा चित्र बहुत प्रकाशित होते हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में जो रेखा चित्र हैं
वो कौन कौन से लिखे गए हैं। तो इसमें पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग है, उसमें भी रेखा चित्र हैं। श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमा में भी कुछ रेखा चित्र खींचे गए हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र के नाम से ही अपने एक संकलन प्रस्तुत किया है। प्रकाश चंद्र गुप्त ने पुरानी स्मृतियों में रेखा चित्र खींचे हैं। रामवृक्ष वेणुपुरी ने लाल तारा और गेहूं और गुलाम में रेखा चित्रों को संकलित किया है। निराला का चतुरी चमार और कुल्ली भाट भी रेखा चित्र की श्रेणी में ही आते हैं। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र में अच्छे रेखा चित्र बने हुए हैं। हर्षदेव मालवीय का पुराने और पोगल गुरु नाम से रेखा चित्र हैं। इस प्रकार से हमने इस व्याख्यान में रेखा चित्र के संपूर्ण अध्ययन को किया, जिसमें उसके नामकरण, उसकी परिभाषा, तत्व और उसके प्रकार तथा हिंदी में लिखे गए कुछ रेखा चित्र जो थे। इस प्रकार से रेखा चित्र का अध्ययन हमारा संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।